फलन के गुणधर्म में हमने पढ़ा है 1.4 प्रमेय और 1.5 प्रमेय। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 1.6। एकी की आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एकी की आच्छादक फलन होता है। ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया, इसको सिद्ध करने के लिए माना फलन एफ ए से बी एकी की आच्छादक फलन हमने माना है, और तथा जी बी से ए फलन एफ का प्रतिलोम फलन है, इसका प्रतिलोम जी है। जी को हम एकी की आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि जी बी से ए में एकी की आच्छादक फलन है। तो जी को एकी की आच्छादक सिद्ध करने के लिए इसके लिए हम ले रहे हैं समुच्चय ए के दो अवयव a1 और a2 और समुच्चय बी के दो अवयव b1 और b2। चूँकि f a से b में फलन है तो f a1 का प्रतिबिंब b में मान लिया b1 है, और f a1 बराबर b1 है तो f को इधर पक्षांतर करते हैं f इनवर्स यानी कि f का प्रतिलोम कौन है, g। तो f इनवर्स के स्थान पे आप रख सकते हो g। तो ये f जब इधर आएगा तो g बनेगा, तो यानी f इनवर्स यानी g। GB1 का मान a1, तो GB1 का मान a। क्यों? क्योंकि g f का प्रतिलोम फलन है। इसी प्रकार यदि हम f a2 का मान b2 मानते हैं तो f इनवर्स यानी कि g b2 का मान a2, तो g b2 का मान a2, क्योंकि g क्या है, f का प्रतिलोम है। ठीक है, जी को इधर पक्षांतर करने पर एफ आएगा और एफ को इधर पक्षांतर करने पर जी, क्योंकि जी और एफ एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो एफ को इधर पक्षांतर करने पर जी बी1 इक्वल टू ए और ये जी बी2 बराबर a2। अब हम जी को एक सिद्ध करते हैं, तो जी बी1 बराबर जी बी2, तो हम सिद्ध करेंगे b1 बराबर b2। यहाँ पर b1 b2 क्यों लिए गए हैं ये भी मैंने बताया है। यहाँ पर केवल और केवल प्रांत के अवयव लिए जाते हैं। तो जी का प्रांत कौन है, बी, तो बी के अवयव लेंगे, यहाँ पर ए के अवयव नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो जी बी1 बराबर जी बी2, तो b1 बराबर b2 सिद्ध करेंगे। ठीक है, या जी x1 बराबर जी x2, तो x1 बराबर x2 सिद्ध कर दो, तो जी एक ही हो जाएगा। तो x1 x2 के स्थान पे हम b1 b2 ले रहे हैं, तो जी b1 बराबर जी b2। तो जी b1 का मान क्या है, a1, यहाँ से a1 लिख दिया। जी b2 का मान a2 है, तो a2, तो इस प्रकार a1 बराबर a2 हुआ। और दोनों तरफ f हम फलन आरोपित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके प्रतिबिंब भी बराबर होंगे। तो f a1 बराबर f a2। ठीक है, तो f a1 का मान किसके बराबर, b1 के बराबर, और f a2 का मान किसके बराबर, b2 के बराबर। तो जी b1 बराबर जी b2, b1 बराबर b2 इस प्रकार सिद्ध हुआ। अतः जी एकी की फलन है। जी b1 बराबर जी b2 और b1 बराबर b2 सिद्ध हुआ, अतः जी एकी की फलन हुआ। ठीक है, जी b1 का मान किसके बराबर, a1 के बराबर, a1 लिख दिया। जी b2 a2 के बराबर, दोनों तरफ f आरोपित कर दिया। f a1 बराबर f a2, f a1 का मान b1 है, f a2 का मान b2 है, तो b1 बराबर b2, जी एकी की फलन हुआ। अब हम इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे। चूँकि f आच्छादक है तो हम सिद्ध करेंगे जी भी आच्छादक है। तो f आच्छादक है, a से b में फलन आच्छादक है, तो आच्छादक की परिभाषा क्या है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव। तो यहाँ सहप्रांत का अवयव दिया हमने। ठीक है, सहप्रांत b के प्रत्येक अवयव b के लिए प्रांत इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट a अवयव है a का, a अवयव है। हाँ देखिए, आच्छादक सिद्ध करेंगे तो प्रत्येक सहप्रांत बी अवयव बी के लिए इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए अवयव है ए इस प्रकार है कि एफ ए बराबर बी, क्योंकि एफ क्या है, आच्छादक फलन है। एफ आच्छादक है, ए से बी में आच्छादक है, तो यहाँ पर सहप्रांत का अवयव लेते हैं, यहाँ पर प्रांत का अवयव लेते हैं, और प्रांत के अवयव का जो प्रतिबिंब है वो सहप्रांत का अवयव होना चाहिए। तो एफ क्या हुआ, आच्छादक फलन है, इसलिए। ठीक है, अब जी को आच्छादक सिद्ध करना, तो उसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि जी बी से ए में आच्छादक फलन है, तो यहाँ पर सहप्रांत का अवयव जी का सहप्रांत कौन है, ए, तो ए का अवयव, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रांत का अवयव, और यहाँ पर फलन और प्रांत का अवयव इक्वल टू सहप्रांत का अवयव। अगर ये सिद्ध कर दें तो जी आच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक फलन की परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर हमें जी को आच्छादक सिद्ध करने के लिए, तो देखिए एफ ए बराबर बी, तो एफ को उधर पक्षांतर करने पर
एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स अभी बताया था मैंने कि जी है, क्योंकि एफ का प्रतिलोम कौन है, जी है। तो एफ को इधर पक्षांतर करने पर क्या बनेगा, जी बी इक्वल टू ए। तो और यही तो सिद्ध करना था। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि प्रत्येक ए अवयव ए के लिए इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट बी अवयव बी का है, प्रत्येक ए अवयव ए के लिए और बी अवयव बी इस प्रकार विद्यमान है। इस प्रकार है कि जी बी बराबर ए आ रहा है, जी बी इक्वल टू ए है, अतः जी क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत, प्रांत इसका प्रांत है बी में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः जी आच्छादक है, जी आच्छादक है। इस प्रकार जी बी से ए में एकीकी आच्छादक है, एकीकी आच्छादक फलन है। तो इस प्रकार जी को आच्छादक सिद्ध किया हमने। जी के सहप्रांत का अवयव, यहाँ पर जी के प्रांत का अवयव इस प्रकार विद्यमान है, ये ध्यान रखें, विद्यमान का चिन्ह है, विद्यमान है। इस प्रकार है कि बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए है या ए का पूर्व प्रतिबिंब बी विद्यमान है। इस प्रकार सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बी में विद्यमान है, प्रांत बी में विद्यमान है, अतः जी क्या हुआ, आच्छादक। जी एकीकी है, जी आच्छादक है, अतः जी एकीकी आच्छादक फलन है। इस प्रकार प्रतिलोम फलन भी एकीकी आच्छादक होता है। ठीक है, ये सत्यापित हो। हाँ, फिर से देखिए प्रमेय नंबर 1.7। यदि फलन f और g दो ऐसे एकीकी आच्छादक फलन हैं, f और g दो एकीकी आच्छादक फलन हैं कि जी ओ एफ परिभाषित हो, तो जी ओ एफ का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, और ये सिद्ध करना है जी ओ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इसको व्युत्क्रमणीय नियम भी कह सकते हैं कि पहले एफ इनवर्स आ रहा है देखो, फिर जी इनवर्स, तो व्युत्क्रमणीय नियम कह सकते हैं। तो जी ओ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सिद्ध करना। उससे पहले जी ओ एफ का प्रतिलोम विद्यमान कब होगा, जब जी ओ एफ एकीकी आच्छादक होगा। तो पहले जी ओ एफ को एकीकी आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो हम दो फलन मानेंगे एफ और जी, ऐसे दो फलन मानेंगे कि एकीकी आच्छादक हो और जी ओ एफ परिभाषित हो। तो मान लेते हैं, माना एफ ए से बी तथा जी बी से सी एकीकी आच्छादक फलन है, ये मैंने मान लिया। तो इम्प्लाइज दैट एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है, इसका सहप्रांत उभयनिष्ठ है, इस सहप्रांत और इसका प्रांत उभयनिष्ठ है, इसलिए इनका संयोजन जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा। इम्प्लाइज दैट जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित है और एकीकी आच्छादक फलन होगा। ठीक है, हमने पर में पढ़ा था दो एकीकी आच्छादक फलनों का संयोजन भी एकीकी आच्छादक होता है। तो ये कारण आप लिख सकते हो, चूंकि दो एकीकी आच्छादक फलनों का संयोजन एकीकी आच्छादक होता है, एकीकी
आच्छादक फलन होता है। एफ ए से बी में, जी बी से सी में है, तो जी ओ एफ परिभाषित हुआ। ए से सी में एक ही के आच्छादक है, तो इनका संयोजन भी एक ही के आच्छादक है, क्योंकि दो एक ही के आच्छादक फलनों का संयोजन एक ही की आच्छादक होता है। जब जी ओ एफ ए से सी में एक ही के आच्छादक है, इसका मतलब जी ओ एफ इनवर्स, जी ओ एफ होल इनवर्स, ये सी से ए में क्या है, परिभाषित है। चूँकि जी ओ एफ ए से सी में एक ही के आच्छादक है, इसलिए जी ओ एफ इनवर्स सी से ए में परिभाषित है। तो जी ओ एफ इनवर्स सी से ए में परिभाषित है। पुनः एफ ए से बी तथा जी बी से सी एक ही की आच्छादक हैं। इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ये होगा बी से ए में तथा जी सी से बी में जी इनवर्स परिभाषित है। ठीक है, एफ ए से बी में, जी बी से सी में एक ही की आच्छादक, जी इनवर्स सी से बी में परिभाषित है। एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित, इसका सह-प्रांत और इसका प्रांत उभयनिष्ठ है, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये सी से ए में परिभाषित होगा। अतः एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये होगा सी से ए में परिभाषित है। इस प्रकार ठीक है, तो यहाँ पर एफ ए से बी में, जी बी से ए में एक ही के आच्छादक फलन हैं, तो एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स बी से ए में, जी इन्वर्स सी से बी में परिभाषित है। तो देखो इसका सहप्रांत और इसका प्रांत उभयनिष्ठ है, तो जी इन्वर्स को पहले लिखते हैं, जी इन्वर्स सी से बी में, एफ इन्वर्स बी से ए में, तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स परिभाषित होगा सी से ए में, तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी से ए में, तो जी एफ इन्वर्स सी से ए में है, ये भी सी से ए में है। तो इस प्रकार हमने ये पहले सिद्ध किया कि जी ओ एफ इन्वर्स तथा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स दोनों के प्रांत सी तथा सहप्रांत ए समान हैं। अब किसी वैल्यू के लिए हम इन दोनों को किसी वैल्यू के लिए इनको बराबर सिद्ध करेंगे, तो वैल्यू किसकी वैल्यू, इनका प्रांत कौन है, सी है, तो यहाँ पर किसी अवयव सी के लिए ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, माना ए अवयव है ए का, बी अवयव है बी का तथा सी अवयव है सी का। इम्प्लाइज दैट एफ ए बराबर बी तथा जी बी बराबर सी, एफ ए बराबर बी, जी बी बराबर सी। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं पहले जी ओ एफ, तो जी ओ एफ किसका मान निकालेंगे हम, ए का, क्योंकि जी ओ एफ जो है, जी ओ एफ किस से किस में फलन है, जी ओ एफ ए से सी में, तो जी ओ एफ का प्रांत कौन है, ए, तो यहाँ जी ओ एफ का प्रांत ए है, इसलिए ए का अवयव ले सकते हैं। तो जी ओ एफ ए का मान हम ज्ञात करते हैं जी कोष्टक एफ ए, और एफ ए का मान क्या है, एफ ए का मान बी, तो ये हुआ जी बी, और जी बी का मान क्या है, सी, तो जी बी का मान हुआ सी।
तो जी ओ एफ ए का मान सी है, इम्प्लाइज दैट ये जी ओ एफ इन्वर्स इधर जाएगा तो जी ओ एफ का होल इन्वर्स सी किसके बराबर हुआ, ए के बराबर, नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हुआ। ठीक है, जी ओ एफ इन्वर्स सी का मान ए है। अब हम ज्ञात करते हैं एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी का मान ज्ञात करते हैं। उससे पहले एफ इन्वर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चूंकि एफ ए बराबर बी है तो एफ इन्वर्स बी का मान क्या होगा, ए होगा, तथा जी बी का मान क्या है, सी है, तो जी इन्वर्स सी, तो जी इन्वर्स सी का मान क्या होगा, बी होगा। तो इम्प्लाइज दैट एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी का मान अब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एफ इन्वर्स ओ को हटाओ, पहले एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी का मान निकाल रहे हैं। तो एफ इन्वर्स कोष्टक जी इन्वर्स सी, तो इस ओ को हटाकर कोष्टक लगाएं। सबसे पहले जी इन्वर्स सी का मान क्या है, जी इन्वर्स सी का मान है बी, तो ये हुआ एफ इन्वर्स बी। और एफ इन्वर्स बी का मान क्या है, एफ इन्वर्स बी का मान क्या है, ए है। तो इस प्रकार एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी का मान भी क्या होगा, ए प्राप्त हुआ। एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी का मान भी ए, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए दोनों क्या हैं, इक्वलेंट हैं। तो जी ओ एफ का होल इन्वर्स सी इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी तुल्य हैं। तो ये और ये तुल्य हैं दोनों फलन। इम्प्लाइज दे दोनों तरफ से आप सी चाहो तो हटा सकते हो। तो इस पे क्योंकि इनके प्रांत बराबर, दोनों के प्रांत बराबर, दोनों के सहप्रांत और किसी सी वैल्यू के लिए दोनों बराबर हैं, तो जी ओ एफ का होल इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के बराबर सत्यापित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जी ओ एफ का होल इन्वर्स और तथा एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स के दोनों के ही सहप्रांत क्या हैं, दोनों के प्रांत सी हैं और सहप्रांत क्या हैं, ए है, क्योंकि ये भी सी से ए में है और ये भी सी से ए में है। केवल इनकी किसी वैल्यू के लिए सत्यापित करना, तो इनका प्रांत कौन है, दोनों का सी, तो किसी वैल्यू सी के लिए ये दोनों इक्वलेंट होने चाहिए। तो उसके लिए हमने ए अवयव ए का, बी अवयव बी का, सी अवयव सी का लिया है। चूँकि एफ ए से बी में फलन है तो मान लिया ए का प्रतिबिंब एफ के अंतर्गत बी है और बी का जी के अंतर्गत प्रतिबिंब सी है, क्योंकि जी क्या है, बी से सी में फलन है। तो ये यहाँ पर जी के प्रांत का अवयव लेंगे तो यहाँ जी बी बराबर सी मान लिया है। अब हमने ज्ञात किया जी ओ एफ ए, क्योंकि जी ओ एफ का प्रांत कौन है, ए है, तो एक अवयव ले सकते हैं और दूसरा अवयव यहाँ नहीं ले सकते। तो जी एफ ए का मान बी रख दिया, जी बी का मान क्या रख दिया, सी। तो जी ओ एफ ए का मान सी है, तो जी ओ एफ को उधर पक्षांतर करें, जी ओ एफ इन्वर्स सी का मान ए प्राप्त हुआ, समीकरण 1। अब हमें एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स सी का मान निकालना है, तो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए एफ ए बराबर बी हमने माना था, तो एफ इन्वर्स बी का मान हुआ ए, जी बी बराबर सी, तो जी इन्वर्स सी बराबर बी। तो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ओ को हटा के कोष्टक लगाया, जी इन्वर्स सी, तो जी इन्वर्स सी का मान कितना है, बी, तो ये हुआ, ये बी रखा तो एफ इन्वर्स बी बना, एफ इन्वर्स बी का मान ए है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ 1 और 2 से दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए एफ जी ओ एफ का होल इन्वर्स और एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स तुल्य फलन है। अब हम पाठ्य पुस्तक के कुछ एग्जाम्पलों पर विचार करेंगे जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल उसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और एफ इन्वर्स 8 या एफ इन्वर्स 9 का मान ज्ञात करो। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, या तो एफ इन्वर्स 8 का मान पूछ सकता है या एफ इन्वर्स 9 का। तो वैसे ही जैसे हम पहले ज्ञात कर चुके हैं।
तो एफ एक्स बराबर दिया गया है, माना एफ इनवर्स 8 का मान एक्स है, तो एफ इनवर्स को इधर पक्षांतर किया, एफ एक्स बराबर 8, एफ एक्स का मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8, 8 को इधर पक्षांतर करने पर 9 में से 8 घटाएंगे 1, और फिर सीधाचार्य सूत्र से b का मान b का मान 5 है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a सूत्र से ये मान निकाला, तो b का मान -5, 5 का वर्ग हुआ 25, -4 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि -4 बटा 2। तो इस प्रकार 25 में 4 गए 21। तो ये देखिए, ये देखो वास्तविक संख्या है, रूट में जब धनात्मक संख्या होती है वास्तविक होती है, ये वास्तविक बटा वास्तविक, तो वास्तविक संख्या है, आर का अवयव ये प्रांत आर का अवयव होना चाहिए, एक्स जो भी है निकालते हो वो आर का अवयव होना चाहिए, नहीं है तो फिर प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो x का जो मान माना था हमने एफ इनवर्स 8, तो एफ इनवर्स 8 का जो मान हुआ, एक तो माइनस चिन्ह लेने पर -5 माइनस रूट 21 बटा 2 और एक प्लस चिन्ह लेने पर ये दो मान हुए एफ इनवर्स 8 के। इसी प्रकार से आप एफ इनवर्स 9 का मान निकाल सकते हैं, तो फिर से एफ इनवर्स 9 बराबर x, तो एफ एक्स बराबर क्या हुआ 9, एफ एक्स का मान रख दिया, ये 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, इन दोनों में x कॉमन, तो ये हुआ x प्लस 5, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर, दो राशियां जिनका गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से कम एक राशि 0 के बराबर होनी चाहिए। तो या तो x बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, दोनों ही किसके अवयव हैं, r के अवयव हैं, वास्तविक संख्या हैं, इसलिए f इनवर्स ये x का जो मान है क्या है, x का मान यानी f इनवर्स 9 है, तो x का मान यानी f इनवर्स 9 का मान 0 और -5 हुआ। सेम इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो आप स्वयं कर सकते हो, एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफ इनवर्स -5 तथा एफ इनवर्स 26 का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही एफ इनवर्स -5 बराबर एक्स मान लिया, इसका मान निकालना है, तो एफ एक्स बराबर क्या हुआ -5, एफ एक्स का मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू -5, और 1 को इधर पक्षांतर किया, x बराबर प्लस माइनस, ये ध्यान रखें वर्गमूल जब भी लेते हैं प्लस माइनस लगाएं, अंडर रूट -6, और ये रूट -6 जो है ये रूट 6 आयोटा है, यानी कि समिश्र संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, आर का अवयव नहीं है, इसलिए x का जो मान है एफ इनवर्स -5 वो विद्यमान नहीं है, तो एफ इनवर्स -5 किसके बराबर, 5 के बराबर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार एफ इनवर्स 26 का मान निकालना है, तो मान लिया एफ इनवर्स 26 बराबर x, तो x एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू 26। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू ये हुआ 26, तो एफ एक्स इक्वल टू 26, तो एफ एक्स का मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ 25, एक्स का मान हुआ ±5, दोनों ही क्या है वास्तविक संख्याएं है, आर के अवयव हैं, अर्थात -5 और +5, ये एफ इनवर्स 26 का मान हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, यदि एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर x³ + 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकी की आच्छादक है। जब एफ एकी की आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है, तो फिर अगर एकी की आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन भी याद करो, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको दिया गया है वो हमें लिखना है। सबसे पहले हम एफ को एकी की आच्छादक सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले ये लिख लो आप, एफ एक्स इक्वल टू x³ + 2 जो दिया गया है, इसको एकी की सिद्ध करेंगे हम। तो एकी की सिद्ध करने के लिए आपको पहले ही बताया है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं तो x1 बराबर x2 सिद्ध करना है। तो f(x1) का मान क्या होगा, x1 का क्यूब + 2, और ये होगा x2 का क्यूब + 2, तो दोनों तरफ से +2 कैंसिल आउट, तो x³ बराबर x2 का क्यूब, दोनों तरफ घनमूल लेने पर तो ये हुआ x1 बराबर x2, तो f(x1) बराबर f(x2) लिया था हमने, x1 बराबर f(x2) सिद्ध कर दिया, तो इस प्रकार f एकी की फलन है, तो इस प्रकार f एकी की फलन सिद्ध कर दिया। अब इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, आच्छादक सिद्ध करने के लिए यहाँ पर
ये पहले हमने सिद्ध किया f(x1) बराबर f(x2), x1 का क्यूब प्लस 2 बराबर x2 का क्यूब प्लस 2। f(x1) का मान रख दिया, f(x2) का मान, यहाँ पर 2 कैंसिल, x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब, और दोनों तरफ घनमूल लेने पर x1 बराबर x2। इस प्रकार f एकीकी फलन सिद्ध किया। आच्छादक सिद्ध करने के लिए पहले हम एक रफ कार्य बता देते हैं आपको, और फिर उसके पश्चात हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो f(x) बराबर x³ प्लस 2f R से R में फलन है। इसको आच्छादक सिद्ध करने के लिए, ठीक है, पहले भी हमने ये जैसे f a से b में f फलन f जो है a से b में आच्छादक फलन कब होता है कि प्रत्येक b अवयव b के लिए इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट a अवयव a इस प्रकार होना चाहिए कि एफ ए बराबर बी। ये लाइन अगर हम सत्यापित कर दें तो ये एफ ए से बी में एकीकी आच्छादक होता है। सह प्रांत का अवयव लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रांत का अवयव क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, आच्छादक कईयों के बहुत से जो हैं उनके समझ में नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है कि इस पर ध्यान नहीं देते। ये प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। इसके लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में एक अवयव ए देयर एग्जिस्ट यानी कि विद्यमान होना चाहिए कि इसका जो प्रतिबिंब है वो बी हो, यानी एफ ए बराबर बी हो। तो यही हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सह प्रांत का अवयव हम मान लेते हैं वाई, वाई अवयव है आर का। ठीक है, प्रत्येक सह प्रांत कौन है, आर, तो आर का कोई वाई अवयव लेते हैं सह प्रांत का। इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर हम इसका प्रांत का अवयव लेंगे, लेकिन प्रांत का अवयव यहाँ पर हम लेना चाहिए, हमें एफ के अंतर्गत इसका प्रतिलोम अवयव ले सकते हैं। तो वाई अवयव आर का लिया है, तो अगर मैं इसको इक्वल टू वाई मानूँ तो देखो एक्स का मान क्या आएगा। ठीक है, वैसे एक्स अवयव है आर का, तो एक्स यानी कि एक्स का मान क्या आएगा अगर इसको वाई लेते हैं, तो यानी कि x³ प्लस x³ बराबर आएगा y-2, और x बराबर आएगा y-2 की पावर 1/3। तो ये जो है x का मान है, ये क्या प्रांत में विद्यमान है क्या, तो हम लिख सकते हैं या y-2 की पावर 1/3। यहाँ पर जो अवयव लेना है, ठीक है, यहाँ पर जो अवयव लेना है वो x यानी कि प्रांत का अवयव, प्रांत यहाँ x क्या है, प्रांत का अवयव, तो x का मान लेना है। तो x का मान कैसे मानेंगे, यह सह प्रांत का अवयव हमने क्या लिया है, सह प्रांत का अवयव y लिया है, तो y के बराबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो x का मान y, अगर y के बराबर लिया है तो देखो x³ बराबर होगा y-2, x का मान y-2 की पावर 1/3। ये y-2 की पावर 1/3 क्या r का अवयव है क्या, ये पहले आप जांच करें। अगर ये आर का अवयव है तो विद्यमान है, देयर एग्जिस्ट का मतलब तो विद्यमान है, और अगर ये आर का अवयव नहीं है तो विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि देखो वाई अवयव आर का मतलब वाई वास्तविक है, वाई वास्तविक है तो वाई में से 2 घटाते हैं वास्तविक होता है, और वास्तविक का घनमूल क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये आर का अवयव है और आर का अवयव है इसलिए विद्यमान है। और अब हम कहेंगे कि इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि यहाँ पर f और प्रांत का अवयव जो लिया है वो रख दो y-2 की पावर 1/3 f प्रांत का अवयव। अब इसका सूत्र क्या है, f(x) का जो सूत्र है वो ये है। ठीक है, f(x) का सूत्र है x³ प्लस 2, तो f इसका f राशि का सूत्र निकालना, ये x को राशि पढ़े हैं, राशि का क्यू, f राशि का सूत्र है राशि का क्यूब प्लस 2, तो f राशि का सूत्र हो गया आपका इसका क्यूब y-2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, यानी x के स्थान पे आ रहा है ये, तो x का क्यूब प्लस 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इस y के बराबर आना चाहिए। तो देखो घात 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ गया y-2 हो गया प्लस 2, और इक्वल टू क्या आ गया y। तो देखो ये y का अवयव आ गया, किसके लिए, इस अवयव के लिए। तो इसके लिए कौन सा अवयव R में विद्यमान है, तो इसके लिए ये अवयव R में यानी कि प्रांत में विद्यमान है। अतः सह प्रांत का के प्रत्येक अवयव का प्रांत में ये पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये आच्छादक है। आच्छादक थोड़ा समझने के लिए ये डेफिनेशन समझनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर सह प्रांत का अवयव लेते हैं और यहाँ पर जो प्रांत का अवयव लेते हैं वो क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, ये विद्यमान होना चाहिए। ये
अवयव आर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं कहता हूँ ये क्यू से क्यू में अगर फलन होता, क्यू से क्यू में, तो यहाँ पर वाई अवयव हम लेते हैं किसका, क्यू का। तो ये क्या, क्यू, क्यू का मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है क्या ये y-2 की पावर 1/3, ये क्यू का अवयव है क्या। ये अवयव घनमूल किसी परिमेय संख्या का घनमूल वास्तव परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे 2 परिमेय है, उसका घनमूल 1/3 है नी, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, अर्थात विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। इसलिए क्यू से क्यू में ये आच्छादक नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ये विद्यमान होना चाहिए। तो आपकी डेफिनेशन ये समझ में आ गई। तो मेन क्या है, इस पे ध्यान दें आप, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए ये विद्यमान होना चाहिए और इसका एफ प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, बी के बराबर। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि अभी हमने लिखा था कि प्रत्येक, ठीक है, वाई अवयव है आर सह प्रांत के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये सह प्रांत का अवयव लिया हमने। इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, इसका प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं कि सबसे लिख दो, पहले वाई लिख दो। ठीक है, फिर x का मान ही निकालना, इसको y के बराबर लिख लो आप। ठीक है, तो y, इसको 2 को पक्षांतर करनी है पर -2, और इसकी घात 3 की पावर कितनी होगी, 1/3, यानी 3 का पक्षांतर, घात 3 का पक्षांतर करते हैं उल्टी घात, व्युत्क्रम घात, +2 का पक्षांतर -2, 2 गुणे में होता तो /2। ठीक है, गुणे का पक्षांतर भाग में होता है, प्लस का पक्षांतर माइनस में, माइनस का पक्षांतर प्लस में, घात का पक्षांतर होता है व्युत्क्रम घात। ठीक है, तो ये क्या है, आर का अवयव है। ठीक है, इस प्रकार है कि एफ ये प्रांत का अवयव, यहाँ पर हमेशा प्रांत का अवयव लिखते हैं। तो ये प्रांत का अवयव होता है, ये सह प्रांत का अवयव होता है। तो एफ प्रांत का अवयव इक्वल टू सह प्रांत यानी वाई आना चाहिए। तो सूत्र क्या है आपका, ये रहा f(x) बराबर x का क्यूब प्लस 2। तो इसको राशि पढ़ो, राशि का क्यूब प्लस 2, तो इस f राशि का सूत्र हो गया, इस राशि का क्यूब y-2 की पावर 1/3, ये राशि है, इसका क्यूब प्लस 2 सूत्र है। f राशि का सूत्र है राशि का होल क्यूब प्लस 2। अब ये ध्यान दें, ये घात 3, ये घात 1/3 कैंसिल आउट हो गई, -2, y-2 और +2, और -2 से +2 कैंसिल क्या हो गया, y के बराबर। तो ये f प्रांत का अवयव इक्वल टू सह प्रांत का अवयव आ रहा है। अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत R में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इम्प्लाइज दैट f आच्छादक फलन है। इम्प्लाइज दैट f क्या हुआ, R से R में एकीकी आच्छादक है, एकीकी आच्छादक फलन है। f एकीकी आच्छादक फलन है, इसलिए हम कह सकते हैं f इनवर्स भी किससे किस में होगा, R से R में विद्यमान है, f इनवर्स R से R में विद्यमान है। अब f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करेंगे। f इनवर्स का सूत्र, माना f इनवर्स y इक्वल टू x, तो f इनवर्स y इक्वल टू x, तो f(x) बराबर क्या हुआ, y, f(x) का मान और रख दो x³ + 2 इक्वल टू y। ठीक है, यानी x³ का मान हो जाएगा y-2, और x बराबर जो अभी हमने
रफ कार्य किया है आच्छादक के लिए, सेम वही है एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो x बराबर वाई माइनस टू, तो x के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई का मान हुआ वाई माइनस टू की पावर 1/3। अगर y के स्थान पे मैं x रख दूं तो यहाँ x रखना पड़ेगा, तो इसलिए ये एफ इनवर्स x का सूत्र बन गया x माइनस टू की पावर 1/3। ठीक है, प्रत्येक x किसका अवयव है, एफ इनवर्स का प्रांत। एफ इनवर्स का प्रांत कौन है, r, तो x अवयव है r का। तो इस प्रकार एफ इनवर्स x ये सूत्र भी हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मेन क्या है, एक ही की आच्छादक सिद्ध करना था।